प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये इंग्लिश का एक ऐसा टेंस है जो सबसे आसान होता है, लेकिन पढ़ाने और समझने में हम इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना, वादा करता हूँ अगर आपसे कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से उसे समझा सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि इन सेंटेंसेस के बाद में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं। ये पहचान दोस्तों रटने के लिए तो सही है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही अधूरी पहचान है। और इस बात को आप खुद एग्री करोगे जब पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज समझ लोगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूजेस के आधार पर वन बाय वन समझेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। उससे पहले हम अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है रूल। तो वही देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हमारा रूल कहता है कि पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब, और प्लस वर्ब में एस या ई एस वर्ब के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे जो सुटेबल होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अदर वर्ड है तो उसके बाद कोई अदर वर्ड लगा देंगे। वहीं सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या फिर आई है, क्योंकि आई को हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर, यानी कि यूजेस के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। तो सबसे पहला यूज जो होता है वो ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से हम ऐसे कार्यों के बारे में बताते हैं जो हमारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बने हुए होते हैं, और ये काम हम या तो लगातार कर रहे होते हैं या फिर रुक रुक कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले देखते हैं कि ऐसे काम जो हम लगातार करते रहते हैं और हमारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा होते हैं, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। ये हमारी लाइफ का परमानेंट काम हो गया कि मैं पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मैं आज ही पढ़ा रहा हूँ, ना मैंने पहले पढ़ाया ना मैं बाद में पढ़ाऊँगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले भी पढ़ाता था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है आगे भी पढ़ाऊँगा। तो इसे हम बनाएंगे, सब्जेक्ट है तो आई, और आई के साथ क्योंकि एस या एस नहीं लगाते हैं तो खाली वर्ब लगा देंगे, आई टीच। ऐसे ही विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी सिर्फ आज ही स्कूल जा रहे हैं, ये भी परमानेंट काम है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसे ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं विद्यार्थी, तो ये प्लूरल है तो इसे स्टूडेंट्स लिखेंगे। इसके बाद वर्ब आती है, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे या येस नहीं लगेगा, तो सिंपली गो लिख देंगे हम। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टू द स्कूल। तो ये हो गया पूरा, स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल। अब हमने पहले भी बात करी थी कि ऐसे काम जो परमानेंट होते हैं लेकिन लगातार नहीं करते, हम उन्हें रुक रुक कर करते रहते हैं, एक फ्रिक्वेंसी पर करते रहते हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ, मैं हर रविवार अपनी गाड़ी धोता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं डेली तो नहीं धो रहा, लेकिन ये मेरी लाइफ का परमानेंट काम है, हर रविवार को मैं करता ही करता हूँ। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, उसके बाद वर्ब वॉश। अब क्योंकि आई के साथ ऐसे ही नहीं लगाते तो वॉश को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई कार, और बाकी जो बच्चा एवरी संडे वो हम बाद में लगा देंगे, बन गया आई वॉश माई कार एवरी संडे। ऐसे ही एग्जाम्पल और देखते हैं, वह हर महीने मंदिर जाता है। अब ये उसकी लाइफ का परमानेंट काम है दोस्तों, बट वो रुक रुक कर रहा है, यानी फ्रिक्वेंटली कर रहा है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले वह के लिए अंग्रेजी आएगी ही, फिर जाने की, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, तो गो में ई एस लगता है, तो ही गोज टू द टेम्पल, ऑब्जेक्ट टू द टेम्पल, और उसके बाद एवरी मंथ, तो ही गोज टू द टेम्पल एवरी मंथ। ये हुए एक टाइप के यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के। सेकंड यूज़ हम देखते हैं। तो सेकंड है, जब हमें अपनी प्रेजेंट की आदतें या हैबिट बतानी हो तब वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये मेरी आदत हो गई ना कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ट्रांसलेट करके देखते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे ही अगर कोई बोले वह रोज़ टहलने जाता है, तो ये उसकी आदत हो गई कि वह रोज़ टहलने जाता है। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं हम, तो अब ही सिंगुलर है तो जाने के लिए गो वर्ब में ES लगा देंगे, तो ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला यूज़ हम देखते हैं कि ऐसे काम जो होंगे तो फ्यूचर में, लेकिन उनका शेड्यूल अभी से ही फिक्स कर दिया गया है, उन्हें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन स्टेशन से 5 बजे छूटेगी, क्योंकि अब ये फ्यूचर में छूटेगी, लेकिन इसका शेड्यूल अभी से ही निर्धारित कर दिया गया है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी ट्रेन। अब ट्रेन सिंगुलर है तो छूटने की वर्ब यानी लीव में एस लगा देंगे। ट्रेन लीव्स फ्रॉम द स्टेशन, ऑब्जेक्ट हो गया फ्रॉम द स्टेशन, एट 5 PM, यानी ट्रेन लीव्स फ्रॉम द स्टेशन एट 5 PM। दोस्तों, अगर समझने में मज़ा आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर नेक्स्ट यूज़ की बात करें, तो ऐसी घटनाएं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं यानी अटल सत्य होती हैं, उन्हें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते या लिखते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट सूर्य, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सन। अब निकलने की राइज आएगी। अब क्योंकि सन सूर्य जो है वो सिंगुलर है, तो इसमें एस लगा देंगे, तो हो जाएगा सन राइजेज इन द ईस्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट यूज़ है मैथ या साइंस के नियम जो होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर 2 और 2 4 बनाते हैं, 2 and 2 make 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट यूज होता है दोस्तों कि सारी कहावतें और मुहावरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे हुए होते हैं। अगर हम उन्हें बोलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम उन्हें बोलेंगे। जैसे एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक दिन एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जितनी पुरानी कहावतें और मुहावरे होते हैं वो भी सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोले और लिखे जाते हैं। ये तो हुए दोस्तों अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जब हम बोलते हैं तो किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, बोलते या लिखते हैं। अब बात आ जाती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव देख लेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों वो होते हैं जहाँ पर नहीं के सेंस में बात होती है। तो इसका हम रूल देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग रूल होते हैं थोड़े से, तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज की जगह यहाँ पर क्या आएगा डू, सिंगुलर में डज प्लूरल में डू, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे दोस्त। अब हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अब क्योंकि आई को हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं, इसके साथ सिंगुलर वाली चीज़ें नहीं लगाते, तो यहाँ पर डू लगाएंगे हम। उसके बाद उठने के लिए वेकअप और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी आई डू नॉट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे ही वह रोज़ मंदिर नहीं जाता है, तो यहाँ पर वह के लिए अंग्रेजी लगाएंगे ही। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ डू या डज में से क्या लगाएंगे डज, ही डज। उसके बाद नॉट आएगा, फिर जाने की आ जाएगी गो टू द टेम्पल डेली, यानी ही डज नॉट गो टू द टेम्पल डेली। दोस्तों यहाँ पर वर्ब के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वर्ब जैसी होती है नॉर्मली वैसी ही लगाते हैं। केवल यहाँ पर डू या डज को हम देखते हैं कि सिंगुलर है तो डज आएगा और प्लूरल है तो डू आएगा। आई होप ये चीज़ आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। वह स्कूल नहीं जाता है। अब दोस्तों इसकी अंग्रेजी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइप होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, और दूसरा टाइप होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ जैसे शब्द वाक्य के बीच में आए। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के लिए 2 ही रूल होते हैं दोस्तों। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी WH या जो क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे पहले हम वो लगाएंगे। उसके बाद सिंगुलर के लिए डज, फिर सब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं पर अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद प्लूरल में डू लगाते हैं, सिंगुलर में तो हमने बताया कि डज लगाते हैं, यहाँ पर हम डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे रूल। अब इन्हें एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसकी जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, तो व्हेन। अब क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे, तो व्हेन डू। अब सब्जेक्ट लगा देंगे यू। अब वर्ब आएगा गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और देखते हैं, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी वाई, वाई आ गई। उसके बाद क्योंकि वह सिंगुलर है तो यहाँ पर डू या डज में से क्या आएगा दोस्तों, जी हाँ डज, वाई डज। अब सब्जेक्ट लगा देंगे ही, उसके बाद वर्ब यानी प्ले और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस को, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में ही जाता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है। वहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग रूल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब और फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। वहीं पर अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या आएगा दोस्तों, डू या डज। यस दोस्तों, प्लूरल के लिए हमेशा से ही डू लगाते हैं, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आ जाएगा डू, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा देखो दोस्तों क्या आ गया, ये यानी प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे पहले आ गया। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे क्योंकि तुम जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए सबसे पहले आ जाएगा डू। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यू, फिर वर्ब लगाएंगे गो और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, यानी डू यू गो टू स्कूल। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या वह रोजाना यहाँ आता है, तो इसके लिए वह क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज, डज। उसके बाद लगाएंगे ही, सब्जेक्ट हो गया ना ही, डज ही, फिर वर्ब आ जाएगी कम, उसके बाद हेयर एवरी डे, यानी डज ही कम हेयर एवरी डे। तो ये हो गया सेकंड टाइप। अब दोस्तों कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप बनाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस है राम स्कूल जाता है, सेकंड है तुम क्रिकेट खेलते हो, थर्ड है मोहन बाजार नहीं जाता है, फोर्थ सेंटेंस इज तुम कब पढ़ते हो, और फिफ्थ वन इज क्या तुम रोज नहाते हो। इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी अगली वीडियो होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।